तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। तो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वह बना हुआ था लकड़ी का। ऑप्शन सी, ये किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। आगे फिर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किया था किन्होंने? तो इसका गठन किया था शिवाजी ने। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। अष्टप्रधान की व्यवस्था थी किसके शासनकाल में? तो शिवाजी के शासनकाल में। और इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश ये सभी शामिल थे। और ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे और इनका कार्य राजा के परामर्श देना मात्र था और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त किस मौर्य राजा ने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है और दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग पर ही विजय प्राप्त की थी। अशोक देख रहे ऑप्शन बी, इन्होंने सिर्फ एकमात्र कलिंग पे ही विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते फिर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केलपुत्र तथा ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या फिर सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो इस वजह से सीमावर्ती राज्य यानी कि ये इसके अधिकार से बाहर थे, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहां पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में किए गए थे। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो वह लिपि कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था खरोष्टी लिपि को। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इन्हें पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम इन सभी विद्वानों को है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। हम लोग कौन सा लिपि इस्तेमाल करते हैं? तो देवनागरी हिंदी लिखने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए रोमन। तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे प्रश्न को देखते हैं फिर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर प्रकाश डाला गया है? इसमें सही आंसर क्या है हम लोगों का? राजनीति नीतियों पर। ऑप्शन बी, राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है और यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। ऑप्शन बी, राजनीति नीतियां।
आगे फिर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? इन्होंने विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया है। और आप लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन श्रेणी? तो पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। ठीक है, तो मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा भी अपना सकता था। तो उस समय इस तरह से प्रचलित थे। बाकी आप लोग जानते हैं अब कि 7 कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो 7। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। खैर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? किसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये किसमें उपलब्ध है? इंडिका में। इंडिका ऑप्शन सी, इंडिका में यह उल्लेख है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का भी उल्लेख किया है और वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। ठीक है, क्या कहता था? तो एस्टिनोमोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट करके आंसर करके बताएं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो इसमें सही आंसर लोग क्या है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 ए यानी कि 21 को जोड़ा गया और जिसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया है। और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। अभी नई शिक्षा नीति भी चालू की गई है, वो भी उसके बारे में भी आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे डिटेल से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, दोनों पद खाली हो, तो उस दौरान राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस समय राष्ट्रपति के पद पे होता है कौन? तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दें नीचे में कि भारत का अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान होता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान का अनुच्छेद 89 एक एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा की जा सकती है? इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति होने वाली है या फिर इसके निकट है, जिससे युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण
या फिर सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। और इस मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। और यदि बात करें अनुच्छेद 355 की, तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और यदि अनुच्छेद 356 के बारे में पूछा जाए, तो यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 की बात करें, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय अस्तित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी लगाया जा सकते हैं आपातकाल, इन सभी जो भी अनुच्छेद रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी जान लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। इसमें सौर मंडल का भाग क्या नहीं है, तो जितने भी देख रहे हैं ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सभी तो सौर मंडल का ही भाग है, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका का संबंध सौर मंडल से नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह खोज की थी किन्होंने, यह खोज की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी कोपरनिकस ने यह बताया था कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस ने। और एक बात ये भी जानने वाली है, फैक्ट है कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बड़ामिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये भी यदि ऑप्शन हो तो उस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 88 अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला फिर क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो किसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का। ऑप्शन के अनुसार बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी मंगल जो देख रहे हैं ऑप्शन ए, मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात हैं उपग्रह। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आप लोग आगे ध्यान रख सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोग इसे देख सकते हैं। और प्लूटो के बारे में, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो अब ग्रह के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन सा इसमें है जो कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। ऑप्शन बी, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका औसतन तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि सायंकाल का तारा किसे कहा जाता है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। तो इवनिंग स्टार कहते हैं किसे, शुक्र को, वीनस को। ऑप्शन सी, शुक्र को इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तथा मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बृहस्पति आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो देख रहे हैं ऑप्शन डी, तो शनि वलयों से युक्त ग्रह है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितनी समय लेता है। यानी कि क्वेश्चन को सिंपल करके समझे तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितने समय लेते हैं। तो कितना समय लिया जाता है इसमें, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर करें। इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 8 मिनट। ऑप्शन सी 8 मिनट समय लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया
कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ऑप्शन सी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि बृहस्पति ना हो ऑप्शन में तो दूसरे नंबर पे शनि आते हैं, तीसरे नंबर पे वरुण, और फिर बात करें चौथे नंबर पे तो अरुण। तो इस तरह से आप लोग जिस भी तरह से आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। यदि बृहस्पति यहाँ पे नहीं हो, सिर्फ शनि हो, तो आप लोग इन सभी को ध्यान में रखते हुए शनि को आंसर कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे अधिक दे दिए गए हैं तो आप लोग पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे फिर शनि आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो यह समय लेता है कितना, 84 वर्षों का समय लेता है। ऑप्शन ए 84 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है कि माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माउंट एटना जो है यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है और सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर यह स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माउंट एटना यह सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर असक्रिय है, तो आप लोग ध्यान जरूर रखें कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। रोजाना यहाँ पे नए नए प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं तो आप लोग रोजाना जुड़ के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ फाइल के लिंक भी आपको मिल जाते हैं ताकि आप लोग पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके आगे रिवाइज कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।